नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो बहुत दिनों से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे किसी कारणवश, बट हम लोग आपसे कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर वीडियो फिर से प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज यानी PPH के बारे में। ठीक है, तो PPH पढ़ने से पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। PPH जो होता है ना, PPH यानी पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी अगर हम लोग बोलें तो जेनेटल ट्रैक से किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग डिलीवरी के बाद, तो उसको हम लोग पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। बट उससे पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। जैसे एक टर्म होता है ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज। ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज क्या होता है कि any bleeding from the genital tract from 28th week of pregnancy to from 28 weeks of pregnancy to birth। ठीक है, बर्थ तक और बर्थ के बाद भी अगर किसी भी प्रकार का जेनेटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज कहते हैं। इसमें दो तरह का होता है, एक होता है APH यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज। APH मतलब क्या होता है, एंटीपार्टम हेमरेज। APH एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब क्या हुआ कि एनी ब्लड लॉस फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी टू बर्थ। ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी के 28वें वीक से बेबी के बर्थ तक अगर जेनेटल ट्रैक्ट से किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम लोग APH और एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। और हम लोग का जो टॉपिक है PPH, तो PPH क्या होता है कि फ्रॉम बर्थ टू 6 to 12 वीक्स। ठीक है, हम यहाँ दो टर्म का यूज किए हैं कि बर्थ से 6 से 12 वीक तक अगर किसी भी प्रकार का जेनेटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रहा है, जेनेटल ट्रैक्ट यानी यूटेरस, वेजाइना, सर्विक्स, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, PPH। अगर आप DC दत्ता की बुक्स पढ़ते हैं तो आपको 6 वीक उसमें दिखेगा, बट एक्चुअली में 12 वीक होता है। जब आप विलियम ऑब्स्ट्रिक्ट पढ़िएगा, विलियम ऑब्स्ट्रिक्ट मतलब बाइबिल, यानी जिसको कि गोल्डन बुक माना जाता है, जिसमें कि लिखा हुआ बात को सत्य माना जाता है ऑब्स के क्षेत्र में। तो अगर आप विलियम ऑब्स्ट्रिक्ट पढ़ेगा तो उसमें 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको 6 से 12 वीक मानेंगे। ठीक है, पर पीरियम का पूरा पीरियड। ठीक है, तो चलिए हम लोग PPH के डेफिनेशन को देखते हैं क्या होता है PPH। तो PPH का बेसिक डेफिनेशन तो हमको समझ में आया क्या होगा कि ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनेटल ट्रैक्ट आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम जेनेटल ट्रैक्ट आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल, अब ब्लीडिंग भी कितना तक ब्लीडिंग, तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है तो 500 ml तक अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, PPH। यानी कि अगर मोर देन 500 हो रहा है नॉर्मल डिलीवरी में तो हम उसको PPH बोलेंगे। अगर मोर देन 1 लीटर हो रहा है किसमें, सिजेरियन सेक्शन में, ठीक है, अगर 500 ml से ज़्यादा हो रहा है नॉर्मल डिलीवरी में तो उसको हम PPH बोलेंगे। लेकिन अगर आप सिजेरियन सेक्शन किए हैं उसमें 500 ml से ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको PPH कंसीडर नहीं करेंगे। बट अगर 1 लीटर से ज़्यादा हो जा रहा है तो हम उसको PPH कंसीडर करते हैं। अब PPH का टाइप्स क्या होता है, 3 टाइप होता है PPH का ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड लॉस। पहला होता है माइल्ड PPH। तो माइल्ड PPH में क्या होता है कि अगर ब्लड लॉस 500 ml टू 1 लीटर है, अगर 500 ml टू 1 लीटर ब्लड लॉस है तो उसको हम लोग माइल्ड PPH बोलते हैं। मॉडरेट होता है 1 लीटर टू 2 लीटर, अगर 1 लीटर से 2 लीटर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग मॉडरेट PPH बोलते हैं। और सीवियर PPH क्या होता है, सीवियर PPH हो गया मोर देन 2 लीटर, अगर 2 लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग सीवियर PPH कंसीडर करते हैं। यानी कि अब हमको कोई भी
जल्दी से स्टेप लेने का समय है। वहाँ पे आप सोच नहीं सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचने का समय नहीं मिलेगा, आपको फटाक से ओटी तैयार करके काम पे लग जाना होगा, ठीक है। बट एक टर्म आता है कि अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड लॉस को हम मेजर कैसे करेंगे, क्योंकि जो ब्लड लॉस हो रहा है ऐसा तो है नहीं कि हम उसको किसी भी चीज़ में स्टोर कर रहे हैं, कोई स्टोरिंग डिवाइस लगा के रखें और हम देखेंगे अच्छा 500 ml ब्लड लॉस हो गया, अच्छा पीपीएच का केस हो गया, ऐसा तो हम करते नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट के हीमोग्लोबिन को देखते हैं, ठीक है। जब पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया उस समय से अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन 1% रिड्यूस हो गया, ठीक है, रिडक्शन इन HB बाय 1 ग्राम %, यानी कि अगर आप पेशेंट को जब एडमिट किए उसमें उसका हीमोग्लोबिन 13 था, बट ड्यूरिंग डिलीवरी उसका ब्लड लॉस के बाद जब आप उसके हीमोग्लोबिन को चेक किए तो उसका हीमोग्लोबिन 12 हो गया, 11 हो गया, यानी कि 1 ग्राम से ज़्यादा घट गया। तो अगर 1 ग्राम से ज़्यादा हीमोग्लोबिन घट रहा है तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, पीपीएच कंसिडर करते हैं, ओके। तो पीपीएच का बेसिक डेफिनेशन हो गया। उसके बाद हम लोग अब टाइप्स ऑफ पीपीएच देखते हैं। तो पीपीएच जो होता है 2 तरह का होता है, क्या क्या, पहला होता है प्राइमरी पीपीएच और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी पीपीएच। ठीक है, पहला हो गया हमारा प्राइमरी पीपीएच और दूसरा हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी पीपीएच। तो प्राइमरी पीपीएच क्या होता है कि फ्रॉम डिलीवरी टू 24 आवर, ठीक है, यानी कि बेबी की डिलीवरी से 24 आवर तक अगर जेनिटल ट्रैक्ट से किसी प्रकार का ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम लोग प्राइमरी पीपीएच कंसिडर करते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी पीपीएच क्या हो गया, 24 आवर टू 12 वीक्स, ठीक है। हम बोलते हैं डीसी दत्ता अगर आप पढ़े आपको 6 वीक्स दिखेगा, बट आप विलियम ऑस्ट्री के बार पलट के देखिए आपको 12 वीक दिखेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो प्राइमरी पीपीएच क्या होगा कि डिलीवरी से 24 आवर तक और सेकेंडरी पीपीएच होगा 24 आवर टू 12 वीक, ठीक है। तो प्राइमरी पीपीएच के जो काउजेज होते हैं, प्राइमरी पीपीएच के 4 काउज होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी पीपीएच के काउजेज के लिए हम लोग क्या रखते हैं, 4T, क्या रखते हैं, 4T। 4T मतलब पहला टी मतलब हो गया टोन, दूसरा क्या हो गया ट्रॉमा, तीसरा हो गया रिटेन्ड टिश्यू और चौथा हमारा क्या हो गया, थ्रोम्बोसिस, ठीक है। टोन मतलब, टोन का मतलब आप बुक में पढ़ेगा एटोनिक यूटेरस, ठीक है। ट्रॉमा मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, ट्रॉमा सिजेरियन ट्रॉमा हो गया किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो काउजेज ऑफ प्राइमरी पीपीएच है, पहला हमारा काउज क्या हो गया, एटोनिक यूटेरस। तो एटोनिक यूटेरस में क्या क्या आता है, एटोनिक यूटेरस का काउज क्या क्या हो सकता है, एटोनिक यूटेरस 80% ऑफ पीपीएच के केसेस में देखा जाता है। तो एटोनिक यूटेरस का काउज क्या क्या हो सकता है, पहला तो काउज हो सकता है कि लार्ज यूटेरस है। एटोनिक यूटेरस का मतलब क्या हुआ, यूटेरस अपना टोनिसिटी को खो दिया है, टोनिसिटी मतलब इलास्टिसिटी को खो दिया है, ठीक है, यानी कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी यूटेरस सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको एटोनिक यूटेरस कहते हैं। तो पहला काउज एटोनिक यूटेरस का होता है कि यूटेरस लार्ज है, दूसरा हो सकता है कि यूटेरस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, तीसरा हो सकता है बिग बेबी, चौथा हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड लेबर, पांचवा हो सकता है ट्विन प्रेगनेंसी, ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार से अगर यूटेरस अपना टोनिसिटी को खो दे रहा है, टोनिसिटी यानी अपनी इलास्टिसिटी को खो दे रहा है, तो उस काउजेस को हम लोग क्या कहते हैं, पीपीएच कहते हैं, सॉरी एटोनिक यूटेरस कहते हैं। और इसी कारण पीपीएच कैसे होता है, अब यूटेरस डिलीवरी के बाद सही से कॉन्टैक्ट हो नहीं पा रहा है, तो जो अम्बिलिकस कॉर्ड हटने के कारण वहाँ पे जो इंजरी हुआ है, वहाँ से जो ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस क्या हो पा रहा है, रुक नहीं पा रहा है, ठीक है। फिर एटोनिक यूटेरस के बाद हमारा दूसरा काज क्या था, ट्रॉमा, दूसरा काज क्या था हमारा,
ट्रॉमा। ट्रॉमा कैसे हो गया? ट्रॉमा का कारण क्या क्या हो सकता है कि मदर को आप सी सेक्शन से डिलीवरी कराए। तो जब हम मदर को सी सेक्शन से डिलीवरी कराए तो किसी कारण से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के कारण लेसरेशन हो गया, ठीक है। तो लेसरेशन के कारण क्या होगा, वहाँ पे ऊंड का फॉर्मेशन हो जाएगा और उस ऊंड से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसके कारण पेशेंट जो है पीपीएच कंसीडर किया जा सकता है। यानी कि पेशेंट से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होने लगा तो आप उसको पीपीएच बोलेंगे क्योंकि डिलीवरी हो चुका है। तो ट्रॉमा कहाँ कहाँ हो सकता है? यूटेरस में हो सकता है, ट्रॉमा आपके सर्विक्स में हो सकता है, ट्रॉमा आपके वेजाइना में हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर कहीं ट्रॉमा हो चुका है उसके कारण अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग ट्रॉमेटिक काउज मानते हैं। 20% केसेस में देखा जाता है, 80 to 20% यही हम लोग का। तीसरा हम लोग का आता है टिश्यू, रिटेन्ड टिश्यू। रिटेन्ड टिश्यू में क्या होता है कि मदर ने बेबी को डिलीवर कर दिया बट वहां पे किसी प्रकार से अम्बिलिकस कॉर्ड का कुछ पार्ट बचा रह गया अंदर में। आपने असिस्टेड डिलीवरी कराई, आपने सिजेरियन सेक्शन लगाया, आपने क्लॉट कैंपिंग करके क्लॉट को काटा बट कॉर्ड का कुछ पार्ट मदर के यूटेरस में रिटेन्ड रह गया। उसके कारण क्या होगा कि या तो तुरंत ब्लीडिंग होने लगेगा या फिर क्या होगा आफ्टर लॉन्ग टर्म यानी सेकेंडरी पीपीएच के जब वो बन जाएगा तो उस रिटेन टिश्यू के कारण सेप्सिस का केस हो सकता है। उस रिटेन टिश्यू के कारण ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हम लोग उसको रिटेन टिश्यू कंसिडर करते हैं। किसे कारण था जनरली? रिटेन अम्बिलिकस। और चौथा और लास्ट काउज हम लोग का क्या है? थ्रोम्बोसिस, जिसको कि हम लोग कोगुलोपैथी बोलते हैं। कोगुलोपैथी, कोगुलोपैथी मतलब कि मदर को किसी प्रकार की बीमारी है जिसके कारण उसको ब्लड कोगुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है। जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अगर हम केस देखें उसमें क्या होता है, मदर में थ्रोम्बस का कमी हो जाता है जिसके कारण जो ब्लड है वो क्या होता है सही से कोगुलेट नहीं हो पा रहा, ब्लड सही से कोगुलेट हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर थोड़ा भी कट लग गया है या डिलीवरी के समय अगर टिश्यू किसी प्रकार से टीयरिंग हो गया है तो वैसे केसेस में क्या होगा, एक बार ब्लड लॉस होना शुरू होगा तो ब्लड का कोगुलेशन ही नहीं होगा तो ब्लड ब्लीडिंग रुकेगा ही नहीं, और ब्लीडिंग नहीं रुकेगा तो पेशेंट हमारे पीपीएच के केस में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी पीपीएच में आते हैं। तो सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है कि आफ्टर 24 आवर टू 12 वीक अगर मदर में किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम लोग सेकेंडरी पीपीएच कंसिडर करते हैं। और सेकेंडरी पीपीएच का मात्र एक ही काउज है 1T, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटेन्ड टिश्यू, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार से अगर अम्बिलिकस बच गया है, वैसे केसेस में अगर थोड़ा सा भी टिश्यू रिटेन्ड हो चुका है तो क्या करेगा, वो मदर में जाके क्या कर सकता है, फॉर ए लॉन्ग टर्म सेप्सिस का केस डेवलप करा सकता है और उस सेप्सिस के केस के कारण वहां पे ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं फिर से। तो हम लोग पीपीएच के टाइप्स को देख लिए कि पीपीएच दो तरह का होता है, प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। तो अब उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब हमको पता चल गया कि मदर इज हैविंग पीपीएच और डायग्नोसिस पीपीएच क्या होता है कि आप प्राइमरी पीपीएच के केस में कोई भी डायग्नोसिस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास मदर है, आप देखें कि डिलीवर हुआ है, उसके बाद मदर का ब्लडिंग रुक नहीं रहा है, तो इट इज ऑब्वियस कि इट इज ए केस ऑफ पीपीएच। बट सेकेंडरी पीपीएच के केस में हम लोग डायग्नोसिस के केस में हम लोग मदर का कभी कभी सीटी स्कैन करवा सकते हैं, यूटेरस का हम लोग एक्सरे करा सकते हैं, हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं। क्यों? ताकि हमको पता चल सके कि कितना टिश्यू रिटेन्ड है, अम्बिलिकस कॉर्ड का प्लासेंटा का कितना पार्ट रिटेन्ड है, इसको पता करने के लिए हम लोग वहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास केस आ गया, अब आप उसका मैनेजमेंट कैसे कीजिएगा? तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहला पार्ट क्या करते हैं कि आपको सबसे पहले ऑक्सीटोसिन देना है। हम जनरल मैनेजमेंट की बात करेंगे। ऑक्सीटोसिन देने से क्या होगा अगर आप मदर को ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा,
मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। और एक बार मसल सही से कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, उसके बाद धीरे धीरे ब्लडिंग खुद में खुद रुक जाएगा। बट सही से नहीं हो पा रहा है, आप ऑक्सीटोसिन दिए बट ऑक्सीटोसिन सही से काम नहीं कर रहा, तो वैसे केसेस में हम लोग उसको कुछ और सर्जिकल एसेक्स देते हैं, हम लोग कुछ और मैनेजमेंट के लिए करते हैं। क्या करते हैं, आप दूसरा चीज कर सकते हैं, यूटेराइन टिश्यू इम्बोलाइजेशन, यूटेराइन आर्टरी इम्बोलाइजेशन। यूटेराइन आर्टरी इम्बोलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इम्बोलाइजेशन का मतलब होता है इम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म का मतलब होता है कि आप कहीं से थ्रोम्बस को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यूटेराइन आर्टरी इम्बोलाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग इम्बोलस को यूटेराइन आर्टरी में किसी प्रकार से कैथेटर की मदद से अगर हम वहाँ पे इम्बोलस का फॉर्मेशन करा दे, तो इम्बोलस क्या करेगा, यूटेराइन आर्टरी हमारा, यहाँ पे आप एक इम्बोलस का फॉर्मेशन करा दिए तो क्या होगा, आगे ब्लड का फ्लो ही नहीं हो पाएगा। अब ब्लड फ्लो होगा नहीं, अब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, जब ब्लड फ्लो सही से नहीं होगा आगे की तरफ तो ब्लड का लॉस होगा नहीं। तो वैसे केसेस में आप ब्लड लॉस को बचा सकते हैं। तो जनरली यूटेराइन आर्टरी इम्बोलाइजेशन किस केस में किया जाता है, ये प्रोफिलैक्सिस मेजर है। आपको पता है, आप डिलीवरी से पहले मदर का अल्ट्रासोनोग्राफी कराएं तो आपको पता है कि दिस इज अ केस ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, दिस इज अ केस ऑफ प्लासेंटा एक्रीटा। ऐसे केसेस में आपको पता है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, यूटेराइन आर्टरी का इम्बोलाइजेशन कर देंगे, जिसके कारण ब्लड का लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि यूटेराइन आर्टरी से ब्लड आगे जाएगा ही नहीं, तो उसके बाद ब्लड का लॉस होगा नहीं। फिर आफ्टर सम टाइम जब आपका सारा चीज कंट्रोल में रहेगा, उसके बाद आप उस इम्बोलाइजेशन को हटा सकते हैं, जिसके कारण मदर का ब्लड लॉस बहुत ज्यादा नहीं होगा। दूसरा है बैलून टेम्पोनाट्स, ठीक है। बैलून टेम्पोनाट्स क्या होता है, बैलून टेम्पोनाट एक बहुत अच्छा, इसको आप अगर बोले तो एक बहुत अच्छा डिस्कवरी था। एक्चुअली बैलून टेम्पोनाट में क्या होता है, हम लोग का सर्विक्स है, ठीक है। तो बैलून टेम्पोनाट क्या होता है ना, एक सिरिंज होता है ऐसे, और इससे एक बैलून जैसा लगा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस सिरिंज की मदद से उस बैलून में फ्लूइड भर देते हैं। वो फ्लूइड फिर क्या करेगा, यूटेराइन टिश्यू पे अंदर से प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करेगा, यानी कि आप जैसे कि यूटेरस को ऊपर की तरफ दबा रहे हैं, ठीक है। वैसे केस में अगर आप इंजुरी को दबाएंगे तो वहां पे क्या होता है, अगर हम इंजुरी पे प्रेशर डालते हो तो वहां से ब्लीडिंग कुछ समय के बाद रुक जाता है। तो बैलून टेम्पोनाट्स क्या करता है कि अगर आप देख रहे हैं कि पीपीएच का केस हो गया, मदर बहुत ज्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं, बकरीज बैलून्स आता है, बकरीज बैलून्स आप उसको दे सकते हैं मदर के यूट्रस में इंसर्ट करके, उसमें 500 ml फ्लूइड भरा जाता है। उस फ्लूइड को आप भर दीजिए, मतलब मदर के यूट्रस के अंदर उसको डालिए, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ सिरिंज हम उसमें फ्लूइड को भर देते हैं, जिसके कारण फ्लूइड क्या करता है, पूरे यूट्रस पे एक जैसा प्रेशर लगाता है, और उस प्रेशर के कारण क्या होता है, ब्लीडिंग आफ्टर सम टाइम स्टॉप हो जाता है, ठीक है। आप और मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, यूटेराइन मसाज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हम बताए कि अगर आप प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट कीजिएगा तो ब्लडिंग खुद ब खुद रुक जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे भी आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, आगे सर्जिकल एसेक्स की तरफ बढ़ते हैं। आप सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं वैसे केसेस में पेशेंट को, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। पहला तो है, सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी हम लोग हिस्टेक्टोमी करना प्रीफर नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि हिस्टेक्टोमी करने के साथ दिक्कत क्या है कि अगर आप हिस्टेक्टोमी कर दे रहे हैं, पहला हिस्टेक्टोमी ऑप्शन है आपके पास, लिख देता है, आप हिस्टेक्टोमी कर दिए, अगर पूरा यूटेरस को काट के आप बाहर हटा दिए, दैट इज अ गुड ऑप्शन, आराम से मदर सेव हो जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर लेडी 25 ईयर्स एज की है, 20 एज की है, 25 है, 30 की है, अर्ली 30 की है, तो वैसे केसेस में मदर मोर देन वन बेबी जा सकती है। अगर उसका फर्स्ट बेबी है, अगर उस सेकंड बेबी को प्रीफर करती है, तो जब उसके पास यूटेरस ही नहीं रहेगा तो उसका तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो वैसे केसेस में हमें यूटेरस को बचाना है। सही बात है, हिस्टेक्टोमी आप कर सकते हैं, बट हिस्टेक्टोमी करने से मदर का यूटेरस लॉस हो जाएगा, तो यूटेरस को हमको बचाना है। इसके लिए सूचर्स आया, इसके लिए क्या आया हम लोग का, सूचर्स, कंप्रेशन सूचर। तो कंप्रेशन सूचर क्या करता है, कंप्रेशन में पहला आता है लिंच सूचर बाय बी लीच, जो दिया गया कंप्रेशन सूचर बाय क्रिस्टोफर
बी लिंच। कब दिया गया? 1997 में। तो लिंच सूचर जो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग का यूटेरस है ही मान लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं लिंच सूचर में कि एक सूचर को इधर से लिए, ऐसे इधर से सूचर को डाले ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे घुमाए और फिर इसको इधर ऐसे रहता है। तो क्या होगा, इस तरह हम सूचरिंग किए और इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों धागा को खींच देंगे। तो धागा खींचने के बाद क्या होगा ना कि इट जस्ट लाइक कि ऐसे है और आप धागा को खींचे, ऐसे था, ऐसे आप धागा को खींचे, तो क्या होगा, ये पूरा जो है एक ऐसे करके बंध जाएगा। तो क्या होगा, ब्लड लॉस पूरी तरह से रुक जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक और सूचर बहुत फेमस है, डेट इज हाइमन सूचर। हाइमन सूचर, तो हाइमन सूचर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का यूट्रस है, इसमें हम लोग क्या करते हैं हाइमन सूचर में कि ऐसे ऐसे करके पूरा ऐसे 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 करके किए और क्या करेंगे, पूरा धागा को ऐसे खींच देंगे। तो जैसे आप बोरी को बांधते हैं वैसे पूरा का सर्विक्स एक साथ आपका बंध जाएगा। तो वैसे केसेस में भी क्या होगा, ब्लड लॉस रुक जाएगा। एक बार आपका ब्लड लॉस रुक गया, उसके बाद आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप 10-12 दिन के बाद आप वैसे भी सूचर को रिमूव करेंगे, एक बार सूचर को आप रिमूव कर दो, उसके बाद आपका पेशेंट फिर से पूरी तरह से ठीक हो गया। तो सूचर आने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि हिस्टेक्टोमी से परसेंट बचने लगे। 90% केसेस जो हिस्टेक्टोमी होता, सूचर्स आ जाने से हिस्टेक्टोमी बहुत ज़्यादा कम गया। ठीक है। उसके बाद इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, तो इसका कॉम्प्लिकेशंस में एक बहुत फेमस है, इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है। तो इसका कॉम्प्लिकेशन में पहले तो शॉक का केस हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, ब्लड लॉस हो रहा है तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, पल्स रेट बहुत ज़्यादा घट सकता है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और इसमें सबसे जो जरूरी रहता है क्या आता है, सैन सिंड्रोम। सैन सिंड्रोम क्या होता है, सैन सिंड्रोम होता है इन्फेक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या होता है, ब्लड बॉडी में ब्लड कम होने के कारण क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी का इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का सही से सप्लाई नहीं हो पाता। इसके कारण क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाता है, और उस नेक्रोसिस के कारण क्या होता है, वहाँ का सेल डेथ कर जाता है। इसके कारण हमको बाद में चल के पिट्यूटरी का बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है।